नमस्कार अशोक सिंह जी को भी और नमस्कार हमारे दर्शकों को भी। एक साथ हम दोनों अशोक प्रकट हो गए हैं तो शोक का कोई स्थान रहने वाला नहीं है। और कभी-कभी अशोक जी प्रसन्नता जो है वो इस तरह छलछलाती हुई आती है और जैसे कहते हैं कि ये कुछ साहित्यिक अभिव्यक्ति करने वाले शब्द नहीं है, पर कहते हैं कि गली में छोरा बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा। तो उस तरह की बात जो ऐसे साहित्यकार हैं भारत से बाहर रहकर हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, उनके सृजन के बारे में हम यहाँ बैठे हुए लोग भी इतना गंभीरता से उनको लेते नहीं है। तो उस बात को चुनौती देती हुई एक पुस्तक जो आपकी आई है संपादन में, एक शेर अर्ज किया है। जी। आप तक माइक देने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि ये पुस्तक अपने आप में एक अनुभव की संपदा है और साझी जो तपस्या है या समर्पण है साहित्य के और विशेष करके गजल के प्रति, वो पूरे विश्व को किस तरह से समाहित किए हुए है, उसकी एक जो नदी बह रही है जिसके सूत्रधार के रूप में अशोक सिंह काफी समय से सक्रिय रहे हैं। सूत्रधार का मतलब समन्वयक, तो इन्होंने औरों को भी नियामन के अवसर समय समय पर दिए हैं। पर ये मोटा मोटी बात क्या है आप में से कुछ लोग जानते हैं, फिर भी अशोक जी पहले हम पुस्तक तक आए, उसके पहले ये एक शेर अर्ज किया, ऐसा लगता है बड़ी यूं मतलब बोलचाल की भाषा में एक वाक्य है, पर ये एक ब्रांड नेम ये ब्रांड नेम हो गया है जिसको जिसने कई देशों को छू लिया है, जो एक अद्भुत बात है। तो इसकी जो यात्रा है, इसके पीछे की जो प्रेरणा और आपका अनुभव है, वो बहुत संक्षेप में आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार सबसे पहले। गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। एक शेर अर्ज़ किया कि अगर बात करें तो यूँ तो हम लोग लिख रहे थे कई सालों से, छोटा-सा ग्रुप बना हुआ था और एक एक डिसिप्लिन चलता था कि हम दिए एक मिसरी दिए जाते थे, इन पर लोग लिखते थे। लेकिन इसका जो मुझे लगता है कि ये सारी क्रियाकलाप इस ग्रुप का जो जो क्रिएशन हुआ था, ये इसी दिन के लिए हुआ था कि जब कोविड समय आया और लोगों के पास मिलने-मिलाने का कोई तरीका नहीं था। ऐसे में पता नहीं कैसे प्रोग्राम शुरू किया गया था और जब एक बार प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने फॉर्मेट हमारा बहुत सिंपल था, क्योंकि लोगों को हमने बोला कि हम इसको हर सप्ताह करेंगे। लेकिन सप्ताह में चैलेंज ये था कि आप अगर एक नॉर्मल प्रोग्राम हर सप्ताह करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आप सारे सब्जेक्ट से एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। आप किस विषय पर हर हफ्ते बात करेंगे? कहाँ से लोगों को लाएँगे? अगर उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं तो हर एक प्रोग्राम रिपिटिटिव हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो हमारा फ़ॉर्मूला या यूँ कहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर था कि हम हर हफ्ते, हर सप्ताह 2 मिसरे दिए जाते हैं। मिसरा मतलब कि एक पंक्ति जो है शेर की, अगर आप दोहा समझते हैं, तो उसी तरह शेर की पंक्ति दी जाती है और उसमें जो उसके नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से काफ़िया रदीफ देकर हम लोगों से हमारे जो वर्कशॉप या कहिए या पटल पर तो जो लोग हैं। अशोक अशोक जी मैं आपको इंटरप्ट करते हुए, हमारे ऐसे दर्शक जो सीधे-सीधे लेखन में जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो कविता के रस के साथ में लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं समय-समय पर। तो क्या हुँ, होता है, कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं जो अतुकांत होती हैं, जैसे गद्य की तरह से होती हैं। इस तरह के कुछ गीत भी आए फ़िल्मों के, 2 दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, वो तो फिर भी थोड़ी हाँ, लहर है। रोज़ाना ढूँढते गुलज़ार थे। साहब के कई गीत ऐसे रहे जो क्या अपनी साड़ी में उड़स लेती है, घर की हुँ, चाबियाँ वगैरह-वगैरह। तो पर गज़ल का अपना जो शिल्प है, उसका अपने कुछ नियम कायदे होते हैं और ऐसे कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो अशोक जी के साथ जो ये फ़ायदे वाली बात है, उसकी तरफ फिर इनको ले जाऊँ तो मैं सुरेश अवस्थी जी जो डॉक्टर साहब हैं, वो इस पुस्तक की भूमिका में अपनी बात कहते हुए गज़ल के इतिहास की जब चर्चा करते हैं, तो वो ये शेर भी उसमें शामिल करते हैं, जाने कितने रास्ते तय करके आई है गज़ल, अब हमारे घर में आके मुस्कुराई मुस्कुराई है। है गज़ल। और वो समापन इस शेर के साथ करते हैं, मानता हूँ इश्क है एक आग का दरिया, मगर ये नदी भी पार कर ली एक गज़ल के वास्ते। अब ये जो बयान, ये अंदाज़े बयां जो है, हुँ, वो हुँ।
क्यों हमें गुदगुदा रहा है, उसकी समझ अशोक सिंह जी के साथ बैठ के बहुत सारे लोगों को दुनिया के कई हिस्सों में आई, क्योंकि गज़ल के अपने कायदे, गज़ल के अपने शिल्प की बात है। ये बात अपने दर्शकों के साथ में बाँटते हुए फिर आप अपनी बात जारी रखें, और जब शुरुआत हो जाती है ना अशोक सिंह जी, तो सभी लोग तो उस कायदे को समझने वाले नहीं होते, तो आपके ऊपर एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व आ गया होगा। तो ये जो बात थी जिसमें कि हमारे साथ एक प्रोग्राम और शुरू हुआ था, जो कि साप्ताहिक प्रोग्राम कर रहे थे और हम लोग बहुत दिनों तक साथ-साथ शोल्डर टू शोल्डर करते रहे, कि उनका कार्यक्रम आता था। लेकिन हमारा जो जो एक मूल हमारा जो फ़ॉर्मूला था कि आप हर हफ्ते 2 मिसरों पर, यानी कि आप 2 गज़ल लिख सकते हैं। एक गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं और आप 5 से लेकर 7, 9, 12, 15 हमारे प्रोग्राम में लोग काफ़ी लिखते हैं। तो अगर हर व्यक्ति जो उसमें शामिल हो रहा है, हर व्यक्ति तो नहीं, जो गज़ल लिखने वाला था, कम से कम 5 से लेकर 12-15 लोग तक ऐसे थे जो कि लिख रहे थे। तो हर सप्ताह हमारे पास नया सामान है, नई कविताएँ हैं, हुँ, हुँ। नया विषय है और नए विचार हैं। और लोगों की जो सोचने की शक्ति है और जो फ़िक्र और फ़न गज़ल में कहते हैं, उसका सारा स्वरूप हर सप्ताह नए तरह से देखने को मिल रहा था। तो एक बार ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अगर आप सोचेंगे कि हर शनिवार आप 2 से 3 से 4 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग काम लगता है। सही बात। तो एक बार ये शुरू हुआ तो गज़ल की शिल्प की बात तो दूर रही, लेकिन जब ये कोविड के समय शुरू हुआ था, सो बहुत सारे लोगों को लाइफ़लाइन थी कि भई हम हर शनिवार की राह देख रहे हैं कि कब ये कार्यक्रम आए, कब हम लोग 3-4 लोगों के साथ मिलकर बैठें और कब ये विचारों का और साहित्य का आदान-प्रदान हो। एक ऐसी महफ़िल थी, ऐसा लगता था कि ठिठौली हो रही परिवार में बैठकर और साथ में साहित्य की गंगा बह रही है। तो इस तरह से एक शेर अर्ज़ किया अपने धीरे-धीरे मुकाम पर आया और किताब तक जब आप आएँगे तो उसकी बात भी करेंगे कि ये किताब क्यों छापी गई थी। हाँ, तो चलिए। मूलतः ये कहानी थी एक शेर अर्ज़ किया की। जी, मुझे ऐसा मन हो रहा है कि हमारी जो अ, मैं उनको मित्र भी कहूँगा, और हमारी आदरणीय स्वदेश राणा जी ने इस पुस्तक की समीक्षा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जी, लिखते जी, हुए जी। जो बात कही वो कहीं न कहीं आपके एक शेर अर्ज़ किया है कि शुरुआती जो क्षण रहे थे, उसको भी बयान करती हैं, वो लिखती हैं। और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गर्भनाल नाम की एक पत्रिका है, वो भी हुँ, बड़ी अच्छी, यानी जिसे हम कहते हैं ऐसा साहित्य जिसमें से सुवास आती हो, वो अभी भी हो रहा है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि वो ज़माना गुज़र गया, ऐसी बात नहीं है, वो जागृत है। तो गर्भनाल के में जो उनका प्रकाशित हुआ है शताब्दी संकलन के बारे में, लिखती हैं वो, आपके साथ के अनुभव को साझा करते हुए, कि भारतीय कौंसल जनरल से एक समारोह में शामिल होने के बाद लौटने के लिए अशोक जी के साथ उनकी कार में थी। रहनुमाई का कोई तजुर्बा नहीं है, मुझे जब लगा कि रास्ता लंबा हो रहा है तो अशोक ने कहा, चाहूँ तो अभी, ये अशोक मैं नहीं है, सिंह। चाहूँ तो अभी जानिबे मंजिल पलट चलूँ, गुमराह इसलिए हूँ कि रहबर खफ़ा न हो। और सुदेश जी लिखती हैं कि मैंने अपने आप को कहते सुना, चलता हूँ थोड़ी देर तक हर तेज़ रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। तो वो आगे पहचानता लिखती हैं, नहीं। बाकी रास्ते की गुफ्तगू जाने-पहचाने शायरों के कलाम से हुई। कार से उतरते वक़्त अशोक ने दरवाज़ा खोला और कहा, सोचता हूँ एक हफ्तावार मुशायरा शुरू किया जाए। एकदम जैसे कोई फ़िल्म की पटकथा लिख रही हो, उस तरह से उन्होंने उस दृश्य को हमारे सामने जीवित कर दिया। इस दृश्य से जो आपकी स्मृति जुड़ी है, उसको लेके अब आगे की कथा एक शेर अर्ज़ किया के बारे में आपसे। तो ये जो बातचीत का उन्होंने बातचीत उनसे जो हुई थी, मेरे ख्याल से उसके बाद ही जब ये कोविड का समय आ गया था, उसके बाद तो चलना-फिरना बंद हो गया था और वो बात इसीलिए सच साबित हुई क्योंकि हमें एक पता नहीं क्यों विचार आया था, शायद ये होना ही था। तो एक शनिवार इसकी कोशिश की गई और उस शनिवार के बाद से अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, तो ये प्रारूप जो बना, वो हफ्ते दर हफ्ते अप्रैल 2020 में ये शुरू हुआ था और इस समय जो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, हमने 167वां कार्यक्रम पिछले शनिवार को का समापन किया है और इस शनिवार 168th प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। और किताब की अगर बात हम इस बीच में करें, तो जब 100 एपिसोड इस प्रोग्राम के पूरे हुए थे, तब ये बात दिमाग में आई थी कि जो एक एक किताब इस प्रकाशित की जाए,
जिसमें तमाम सारा काम इस प्रोग्राम से लिया जाए। तो अशोक ये सिंह रही जी, बात जी, स्वदेश जी वाली। जी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ऐसे मन में हुआ कि हमारे दर्शक लाभ लें आपकी एक गज़ल का, फिर हम बात को आगे बढ़ाएँ। तो कुछ 4-5 शेर किसी गज़ल के। मैं चूँकि बात गज़ल और शेर की हो रही है, तो मैं आपको गज़ल की ही एक गज़ल सुनाता हूँ। आपने एक एक शेर हमारे अच्छे मित्र हमारे जो है स्वदेश अवस्थी जी की बात की थी। राणा जी, राणा जी और सुरेश सुरेश अवस्थी। अवस्थी जी, सुरेश जी, अवस्थी जी ने भी इसमें एक भूमिका बिल्कुल। लिखी हुई है जी, किताब में, और आपने उनका एक शेर भी अर्ज़ किया था। तो जी, सुनिएगा, जी, चंद एक शेर आपको सुनाता हूँ स्वागत। कि प्यार की है इब्तिदाई यानी शुरुआत, कि प्यार की है इब्तिदाई इंतहाई ये गज़ल, उम्र भर की एक गज़ल गो की कमाई ये गज़ल। क्या बात है, क्या बात है! और देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात ऐसे कही गई कि एक मिसरा फिर रहा था कुछ दिनों से ज़हन में, और काफ़िया दर काफ़िया जुड़ बन के आई ये गज़ल। वाह! हुँ, क्या बात और अरे वाह! कुछ है! मुश्किल शब्द हैं, लेकिन ये शेर सुनाना चाह रहा हूँ। जी, पहले से मैं उनके अर्थ बता देता हूँ कि मजमून होता है विषय। जी, ये शब्द लच्छेदार शब्द हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मजमून विषय, मजनून कहते हैं इशारे को, जी, और फसाहत यानी कि सरल भाषा, जी, और बलागत यानी अलंकृत, और क्या रसाई बात यानी कौशल। तो देखिए कैसे शब्दों का जाल आता है कि जज्ब है मजमून हर, मजनून भी इसकी गिरह है क्या बात! फसाहत की बलागत की रसाई ये गजल। वाह! थोड़ा शब्द मुश्किल आ गए, माफी चाहता हूँ। तो इसके बदले में मैं आपको बहुत आसान सी एक गजल एक शेर कहता हूँ कि जोर को इसके नहीं कमजोर बिल्कुल समझना, और पत्थरों को जो सुना दे वो दुहाई ये गजल, और इस जुदाई का हो या फिर इस्तिराब उल्फत की हो, इस्तिराब यानी कि कष्ट, जी, कि गम जुदाई का हो या फिर इस्तिराब उल्फत की हो, इस जहां के सब गमों की है दवाई ये गजल। क्या बात है! तो ये दवाई वाली बात को लेके मैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो कि आपने पुस्तक में जब 100 हफ्तों की बात की, तो आपने ये बताया है कि 200 मिसरों पर शिरकत की गई, 3000 से अधिक गज़लें, शायरों जो लिखने वाले थे वो 7 महाद्वीपों के थे। ये कितनी अपने आप में मज़ेदार बात है, या मतलब आनंद बढ़ाने वाली बात है कि हिंदी में जो पूरे 7 महाद्वीपों के अहिंदी भाषी भी इनसे जुड़े हुए, और 2500 काव्य पाठ करते हुए एक आपसी संबंध भी हो जाता है। जब आप सुनते सुनाते हैं हर सप्ताह, चाहे ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो 350 घंटों का काव्य पाठ हुआ, और 100 और यूट्यूब पर भी लगाए गए, और बहुत कई स्तर पर अशोक सिंह जी ने जो काम किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करना चाह रहा हूँ आपके साथ मिलकर। तो अशोक जी, आपके लिए मैं एक अवार्ड जो घोषित करूँगा ना, अ, उसके लिए मैं बाकी लोगों से कंसल्ट करने वाला हूँ, हमारे दर्शकों से भी पूछूँगा। पर मुझे लगता है ऐसा एक अंदर से जो भाव आता है, जिसको हम एक जेन्युइन फ़ील कह दें, या फ्लो विद लव फॉर लिटरेचर, क्रिएटिविटी एंड a kind of a selfless way to stay connected and connect. तो ये कई स्तर पर आपके द्वारा जो काम हुआ है, एक शेर अर्ज किया हमें अपनी बात को, जब आप पुस्तक में कंक्लूड कर रहे हैं, तो जो शेर आपका है, तू लफ्स लफ्स बन मेरे शेरो सुखन में आ, क्या बात है! तू लफ्स लफ्स बन मेरे शेरो सुखन में आ, जो गुल शगुफ्ता हो कि मेरी अंजुमन में आ, क्या बात है! तो एक शेर अर्ज किया की तरफ वापस से जाने से पहले आप अपनी तरफ से ये बताएं कि जब आप एक निरंतर सृजन के साथ में अनुशासित होकर जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो समृद्ध करता होगा। वो जो आपकी अनुभूति, अनुभव और सीखना कह दो, जो इस यात्रा के दौरान हुआ है अशोक सिंह का, वो बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही एक एनरिच करने वाली यात्रा रही है, और जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास।
तो कोई भी यात्रा अकेले चलकर पूरी नहीं होती है। सो इस यात्रा में तमाम सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको गज़ल लिखने का शौक था, लेकिन पता नहीं था। कविताएँ लिखते थे, छंद मुक्त कविताएँ। सो मेरे अनुभव की तो बात है ही। एक बड़ा दिलचस्प सा प्रोग्राम मुझे पसंद है, कोलंबो है या फिर मंक है, जो हमारे जासूसी वाले रहते हैं। तो उसमें कोलंबो हाँ, साहब कहते हैं कि तुमने जो क्राइम किया, तुमने लाइफ टाइम में एक बड़ा क्राइम किया है, लेकिन हम लोग तो हर दिन यही कर रहे हैं। तो तुमने जो किया, तुमने परफेक्टली इसको प्लॉट किया, लेकिन हमारे लिए हम लोग देख सकते हैं बिकॉज़ इट्स रिपेरेटिव फॉर अस। तो वही हाल हमारे लिए कि भई जब आप ये गज़ल दर हफ्ते लिखना शुरू करें, तो आपको समझ में आने लगता है कि भई गज़ल में रवानगी का क्या कम है या नहीं है, और इसके भाव ठीक है कि नहीं है। एक शेर भी ऐसा होता है कि दोहे की तरह, और शेर में पहला जो मिसरा होता है उसको हम उला कहते हैं और दूसरे मिसरे को सानी कहते हैं। तो जो अच्छा शेर होता है उसमें उला के बाद सानी का आपको अंदाज़ा नहीं लगना चाहिए। अगर आपने पहला मिसरा सुनकर शेर का दूसरा मिसरा गेस कर लिया, तो कहीं थोड़ी गड़बड़ी है, और शेर इतना क्लिष्ट भी ना हो कि आपको उसका मतलब समझाना पड़े। सो दिलचस्प भी बना रहा है कि पहली लाइन सुनने के बाद आपके मन में ऐसा आया कि अरे भाई दूसरी लाइन क्या होगी, और जब आपको एकदम से ताज्जुब में डाल दे तो आपके मन में आपकी प्रतिक्रिया के स्वरूप अपने आप ही एक वाह निकल जाती है। अच्छा, मैं इस बात की तायीद करने के लिए या इसका उदाहरण देने के लिए ऐसे ही मैंने रैंडम एक पृष्ठ खोला, तो आलोक अविरल हैं, उन्होंने वो हया से पिघल रही होगी, इसके 2 शेर में जी, जी। अपने दर्शकों को कहता हूँ आपकी बात के कॉन्टेक्स्ट में वो देखें। जी, जैसे जी। अब यहाँ से चलो चला जाए, हुँ। तो ये पहला शेर है, ये वहाँ जाके रुके, आपको पता नहीं है आगे क्या पता होगा। नहीं क्या होगा, अगली लाइन क्या होगी? तो हाँ। अब यहाँ से चलो चला जाए, रुक गया तो खुद खुशी होगी। हुँ। ये शुरुआत में जो होता है वो भी आप बताइएगा कि वो पहला शेर है, उसमें वो दोनों जैसे मिलते हैं, बाकी के मैंने मतला होना चाहिए था, हाँ, हाँ। तो ये जो मतला है वो भी इनका मैं सुना देता हूँ कि दिल की आँखों में ग़र नमी होगी, नफ़रतों में तभी कमी होगी। आहा! क्या क्या बात शेर है। है साहब, हुँ, बहुत अच्छा है। बहुत तो ये बढ़िया। अविरल आलोक जिनकी ये रचना थी, उसको लेते हुए आप अपनी बात जारी रखें, मतले के महत्व पर भी थोड़ी रोशनी डालें। तो मतला ऐसा होता है कि जो शेर का अनुशासन है उसमें मात्राएँ होती हैं, और मात्राएँ जो है 2 तरह से लोग उसको करते हैं कि आप या तो सिर्फ़ बोल दिया, आपने कह दिया कि भई दीर्घ लघु का कॉम्बिनेशन है, और हमारे छंद के जैसे नहीं होता है, इसमें एक क्रम होता है दीर्घ लघु का, और उसको फ़ारसी लोगों ने उसको अरकान बोला हुआ है। और अरकान को अगर आप उच्चारण करेंगे, बहुत सारे लोग उस उच्चारण से भी लिखते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर मैं मात्राएँ देता हूँ कि 2 1 2 2, तो उसको हम अरकान में बोलेंगे फ़ाइलातुन, 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 फ़ाइलुन। सो बहुत सारे लोग इस धुन को गाते हैं कि फ़ाइलातुन, 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 फ़ाइलुन, और उसके हिसाब से लिखते हैं। तो वो तो एक तो आपका मात्राओं का क्रम हो गया। फिर दूसरा अनुशासन होता है कि आपका काफ़िया और रदीफ़। रदीफ़ आपका कॉन्सेप्ट फिक्स होता है, जो कि बाद में एक रहेगा, वो वही शब्द रिपीट होगा। और काफ़िया होता है कि राइमिंग जो शब्द होते हैं, कि आया, लाया, बिठाया, इस तरह के जो है राइमिंग शब्द, वो उस रदीफ़ के पहले आने चाहिए। तो तमाम सारे अनुशासन होते हैं, और इन सारे अनुशासन के साथ में आपको एक ऐसी बात कहनी है, जिसमें कि आपको पता ही नहीं चले कि अनुशासन के साथ में बात कह दी गई, और आप सिर्फ़ उसके मतलब की तरफ ध्यान दें। अनुशासन इसलिए होता है क्योंकि ये लेखन कला गेय होती है कि आप इसको गा सकते हैं। जो फ़िल्मों में धुन बनाई जाती है, अगर मैं उनको बोलूँ इस अरकान पर मैं लिख रहा हूँ, उसको इसके लिए धुन पहले से ही बनाना शुरू कर सकते हैं वो। अच्छा, अब इसमें क्या है कि फ़िल्म का ज़िक्र आपने किया, तो मैं हाल ही में जावेद अख्तर कहीं बता रहे थे, या मतलब सभी को पता भी है कि पहले से ट्यून बन गई होती है, उसके बाद में उस पर वो लिखते हैं। तो कैफ़ी आज़मी के एक एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसे कहते थे कि ये ट्यून पहले बना दी, फिर उस पे लिखना ऐसा हो गया जैसे कि कब्र पहले खोद दी, उसके बाद में मुर्दा ढूँढ रहे। तो अब इसमें क्या है, जो गज़ल में आपने ये बात की ना मीटर की वगैरह की,
या जो फलातुन फाइलातुन फाइलातुन अरकान। फाइलातुन वगैरह। तो वो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिवली अपने को एक्सप्रेस करने वाला शायर है, उसको वो एक ताकत देती है या उसके लिए वो कमजोरी बन जाती है कहीं? मेरे इसके ख्याल बारे से कमजोरी नहीं बनती ये। ऐसा होता है कि भाई छंद मुक्त फिर हम जंगल भी हो जाते ना। तो जंगल अच्छा है या फिर बहुत अच्छे करीने से सजाया हुआ एक बाग। तो जहां पर अनुशासन है उसकी अपनी महत्ता है। और अनुशासन हमें अपने जीवन में लाना ही पड़ता है। जब आपका ब्रेन, आपका दिमाग जो है ट्रेन हो जाता है, हम लोग सोचते भी उसी बहर में हैं। हमारा मिश्रा ऑटोमेटिकली उसी तरह से प्रोड्यूस होने लगता है दिमाग से, जैसे कि होना चाहिए। तो वो अनुशासन तो हमें रखना ही पड़ेगा, वरना तो छंद की कोई आवश्यकता, कोई महत्ता रही नहीं जाएगी। तो ये इतना अकाट्य तर्क दिया है कि क्या मैं कुछ बोलने की इच्छा मेरी अब मुझे मिल नहीं रहा एक्चुअली। तो इसलिए मैं अपनी अपनी नाकामी को स्वीकार करते हुए मैं ना एक रेखा मैत्रेय जी की 2 पंक्तियाँ हैं जो इस पुस्तक में से ही हैं। वो कहती हैं कि मिटने के डर से उँगलियाँ कहाँ थमती हैं, उन्हें रोशनाई ना भी मिले तब भी वे लिखती हैं। तो ये जो एक ज्वार कह दो या एक अंग्रेजी भाषा में वो कहते हैं पावरफुल, क्या, फ्लो ऑफ इमोशंस, जो भी कह दो, तो वो अपना रास्ता बना ही लेता है। अब उसमें अगर उसको पता हो कि ये ट्रैक है, इस पे होके चलना है, तो उसकी खूबसूरती अलग हो जाती है। एक और मैं आपको उंगली के जिक्र से इसमें हमारे दिगंबर नासवा जी का एक शेर आपकी पुस्तक से ले रहा हूं कि बच्चों को सीखना है अभी चलने का हुनर। हम्म। बच्चों को सीखना है अभी चलने का हुनर, हमने तो अंगुलियों के सहारे छुड़ा दिए। क्या बात है, अब क्या ये बात। 2 पंक्तियों में कितनी बड़े आयाम, कितने सारे स्तर, कितना चिंतन, दर्शन, मनोविज्ञान सब कुछ है। तो ये अच्छी शायरी का कमाल है। अब एक सवाल इस सत्र में आपसे मैं एक और बात सीधा-सीधा पुस्तक के बारे में करूँगा कि उसको छापने का मन और उसको छापने के बाद जो दुनिया भर में फैले हुए आपके लेखक, पाठक हैं, उनकी प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। पर ये जो एक सिलसिला रहता है सुनने-सुनाने का, एक शेर अर्ज़ किया, मैं इसमें जो उसको सूत्र में बाँध रहा होता है, उसकी भी अपनी एक भूमिका होती है कि भई जो पढ़ने वाला है उसको अच्छा भी लगे और सुनने वालों को भी लगे कि हाँ, जो चीज़ सजाई जा रही है वो वैसे चल रही है। इसमें भी आपने प्रयोग किए अलग-अलग देशों से अलग-अलग लोगों ने, उसके बारे में कुछ बताइए? इसमें तमाम सारे लोग जुड़े और देशों की एक कंस्ट्रेंट जो होता था कि समय, हमें भारत का के समय का भी ध्यान रखना है, अमेरिका के समय का। ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े, उनका समय बहुत चैलेंजिंग होता था, क्योंकि हम 9 बजे अगर प्रोग्राम शुरू करते हैं, जब समय बदला तो हमने प्रोग्राम 8 बजे कर लिया था। तो अमेरिका में मुझे लोग कहते थे भाई बहुत जल्दी हो गया है। लेकिन 8 बजे हमारे फिर भी ऑस्ट्रेलिया में 11-12 बज जाते थे। तो ये तमाम सारे लोगों को जोड़ना, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जिनको कि शायरी की विधा के बारे में पता नहीं था, उनकी मैंने मदद भी की है। मुझे ये कहने में थोड़ा-सा शर्मगाहट होती है कि मैंने किया है, लेकिन उनकी मदद की गई। बहुत सारे लोग लिख के, सीख के ड्राफ्ट देते थे, उनको समझाना कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आपके इसमें जो है अभी वो फ़िक्र वाली बात नहीं आई है। फ़न आपके पास हल्का है, फ़िक्र भी हल्की है, उसको कैसे पुख्ता किया जाए। तो उसमें जो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मोजिज़ा, अंग्रेज़ी उर्दू में कहते हैं मोजिज़ा जो है, उसमें एक जादू या कमाल कैसे लाया जाए। तो जब तक हर शेर में जादू या कमाल नहीं होगा, उसको पढ़ने का मतलब नहीं है। तो ये लोग जब पढ़ के एक एक बार दिखा के उनको ठीक करके दिया गया, और ये लोग जब पढ़ते थे, उसका मज़ा ही कुछ और था। इतना सैटिस्फैक्शन है कि ऐसे लोग जुड़े, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज उनकी एक किताब बाहर आएगी। एक शेर अर्ज़ किया किताब के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, उनकी अपनी की खुद इंडिविजुअल किताब भी कई लोगों की पब्लिश हो रही है, जिनकी तो शायरी में किताब नहीं आने वाली थी। जी, तो एक जी। बड़ा दिलचस्प तजुर्बा रहा है। मैं अशोक जी आपका धन्यवाद उन लोगों की तरफ से भी करना चाहता हूँ जिनको अभी पता नहीं है, पर कभी ऐसा होगा कि उनके पास ये किताब पहुँचेगी और उन्हें पता चलेगा कि ये एक शेर अर्ज़ किया है का ये कारवां इस तरह से चला,
इसने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया। पर फिलहाल हम अपनी बात को समेटेंगे और मैं चलते-चलते इस सत्र में हम एक और बात करेंगे। एक शेर अर्ज़ किया है पुस्तक के बारे में। पर ये ओम प्रकाश यति जी कहते हैं कि पुरानी बात को भी वो नए लहज़े में कहते हैं, तभी उनकी गज़ल में ताज़गी मालूम होती है। तो ये यति जो जी नए बहुत लहज़े बढ़िया की है। बात है उसको लेते हुए ऐसा लगता है कि हर एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल बात लेकर आता है। तो इन्हीं का ये इसका जो मतला है इस गज़ल का, मैं अशोक जी आपकी इजाज़त से अपने दर्शकों तक पहुँचाते हुए, जी। सियासत में मुझे ये तो कमी मालूम होती है। गौर कीजिएगा, हुँ। सियासत में मुझे ये तो कमी मालूम होती है, किसी की है नहीं, सबकी सगी मालूम होती हुँ। है। क्या बात है! तो किसी बढ़िया, की है नहीं सबकी मुफ़ाइलुन, 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 मुफ़ाइलुन। क्या बात! तो अशोक सिंह जी के साथ एक शेर अर्ज़ किया है पुस्तक के बारे में, उनके संपादन में जो आई है, जो कि मैं कहूँगा एक तोहफ़ा नहीं बल्कि एक संपदा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी। नमस्कार।